आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हर व्यक्ति किसी न किसी बात से मुझसे बेहतर होता है और मैं उससे वह बात सीख लेता हूँ। वाह, कितने मज़ेदार शब्द है ना। ये सब दार्शनिक इमर्सन के थे स्टूडेंट्स। इस शब्दों में बहुत गहराई छुपी हुई। आप इसको आराम से इत्मीनान के साथ इस पर विचार करना कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण या सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। लाइफ में व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है और व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया मतलब उसके लाइफ के सारे जितने भी गोल्स है या जितनी भी उसकी उम्मीदें हैं या तो वो कम हो गई है या फिर वो हार मानकर बैठ चुका है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको लाइफ में हमेशा कहीं से भी कैसे भी किसी भी माध्यम से यदि अच्छी बातें या ज्ञान प्राप्त होता है तो आप उससे वो सीख लें, उससे वो हासिल कर लें। सीखने की ना तो कोई उम्र होती है और ना ही कोई बंधन होते हैं। और सीखने के साथ ज्ञान जितना हासिल करो आप उतना कम है। व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा सीखता रहता है। उसके सीखने की चाह कभी कम नहीं होती और ना ही कभी समाप्त होती। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों के साथ आप भी अपनी लाइफ में जहाँ से अच्छी बातें, जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो, लेते रहें। ठीक है, चलो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करने वाले और उस टॉपिक का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, यूनिट 3। आइए देखते हैं धातु और अधातु आखिर होती क्या है। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम देखें कि पीरियोडिक टेबल है जो हमारे पास आवर्तसारणी, वो मैक्सिमम धातुओं से भरी पड़ी। ठीक है, यदि हम ब्लॉक की बात करें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और इधर एक नीचे से दे रखा है 2 लाइनें जिसको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। तो मैक्सिमम इन ब्लॉकों में है ना, मैक्सिमम धातुएं भरी पड़ी है। क्या है? धातुएं। ओके, और बाकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ अधातुएं मिलेगी आपको पी ब्लॉक में और कुछ उपधातु भी पढ़ने को मिलेगी। लेकिन हमें सिर्फ अध्ययन किसके बारे में करना है इस चैप्टर में? धातु और अधातु के बारे में। तो आइए देखते हैं धातु और अधातु होती क्या है। इसके पहले हमने वैलेंसी वाला एक चैप्टर पढ़ा था, है ना, संयोजकता वाला। यदि आपने नहीं देखा तो उस चैप्टर को आप देख लें, उस वीडियो को आप देख लें, क्योंकि अगर आपने वो देखा है तो आज का ये वीडियो आपका बहुत आसान होने वाला है और नहीं देखा तब भी आसान हो जाएगा। एलिमेंट की बात करें, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 11, है ना। उसके बाद में हम मैग्नीशियम की बात करें, इसके पास होते 12, राइट। एंड एल्यूमिनियम की बात करूँ मैं, इसके पास होते 13 इलेक्ट्रॉन। ये आज शायद हम जानते हैं। ठीक है, ये तत्व भी और हम इसको परमाणु बोल सकते हैं ना, एलिमेंट तो है ही सही। ठीक, तो वैलेंसी वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हम ये देखते हैं कि इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। शायद आपने देखा होगा। उसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था यहाँ पर 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इस प्रकार से, राइट। इलेक्ट्रॉन कैसे दिए थे तो यहाँ पर हमने एक एरो चलाया था इस प्रकार से। ये एरो यहाँ से आया, इधर से वापस गया इस पे आया, यहाँ से वापस गया इस पे आया, ऐसे गया, ऐसे फिर आया, ऐसे फिर गया, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बनाया था और इसी ग्राफ के अनुसार, है ना, इसी क्रम में जिस पे पहले एरो आया था उसको हमने इलेक्ट्रॉन पहले दिया था और हमें यहाँ पर एक क्रम प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 1s 2s 2p, है ना, 3s, राइट, 3p 4s, ओके। उसके बाद में 3d एंड 4p। यदि और भी होते हैं हमारे पास में कोष या स्तर तो और भी हमारे पास में इस प्रकार से स्तर ये बढ़ता जाता है ना। और इसी आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अफवाह नियम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिएगा और पिछले वीडियो आप देख लेना, है ना। आप देखते हैं इस प्रकार का हमने ग्राफ भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है ना। तो हम क्या करते हैं,
आपको मैंने ये बताया था कि एस की कैपेसिटी 2 की होती है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, हो सकते हैं ना, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे देखते हैं। अब मैं इसके आधार पर सोडियम एटम का या सोडियम एलिमेंट का क्या करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो करना क्या है, इन 11 इलेक्ट्रॉनों को हमें बांटना है इस क्रम में, किसको कितना देना यहाँ मैंने दे रखा है। ठीक, देखिए पहले कौन आ रहा है 1s, तो इसको मैंने दिया 1s, कितने इलेक्ट्रॉन देना है इसको, 2 क्षमता है, ये 2 दे दिए। 2s में कितने, 2s की भी क्षमता क्या है, s की भी 2 होगी, राइट। उसके बाद कौन आ रहा है p, 2p के पास कितने आ सकते हैं, क्षमता मैक्सिमम 6 की, हमारे पास कितने बचे, 11 में से 4 दे दिए, 7 बचे, 6 दे सकता हूँ, ओके। और उसके बाद 3s 1, ठीक, इतना समझ में आ रहा, वेरी गुड, आएगा। अरे अब ध्यान से देखो, पहले एकदम से थोड़ी जाएगा, आपने पिछले वीडियो यदि देखे होते तो ये सारे आपको अभी आप फटाफट बता दें सर कि मुझे मालूम है। जिम की बात करूँगा क्या होगा, इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, ये होगा ना, 12 इलेक्ट्रॉन था। एल्यूमिनियम की बात करें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, यस, क्योंकि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे, ओके। ये ग्राफ होगी बात, पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद हम और भी देखते हैं। आप ये समझना मत कि सर हमें आप मेटल नॉन मेटल पढ़ाना, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो गए। अरे इससे से तो हम निकालेंगे कि मेटल कौन सी होती है, नॉन मेटल कौन सी होती है। फटाफट लिखो इसको, फास्फोरस 15, सल्फर 16 एंड क्लोरीन 17। कार्बन की बात करें, कार्बन 6 है ना, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अभी आपने लिख लिया होगा, उसके आधार पर क्या होगा, इसमें होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3p6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ फटाफट, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इतने है नहीं सर। 3p3। सल्फर की बात करके क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। क्लोरीन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और कार्बन की बात करेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ओके। इस प्रकार से होगा, है ना। अब हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, अब यहाँ से हमें क्या करना है कि मेटल कौन सा और नॉन मेटल कौन है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि जो एटम की स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, उसमें मध्य में होता है नाभिक, है ना, और इसके आसपास जो ऊर्जा स्तर होते हैं वृत्ताकार, इनको हम कक्ष या कोश बोलते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं ना। मतलब यहाँ तो ये तो क्या हो गया, हमारे पास में नाभिक हो गया किसी भी एटम का, और नाभिक में कौन होता है, याद करो, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ये कहाँ होते हैं, किसी भी एटम के नाभिक में होते हैं। तो फिर आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूवमेंट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। और इसको हमने बोला था वृत्ताकार ऊर्जा स्तर, और ये कहलाते कक्ष या कोश, कक्ष या कोश, या इंग्लिश में बोलते हैं सेल। ये इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ये बहुत लाभकारी होगा आने वाले समय में, आने वाले अगली क्लासेस में। और भी पढ़ेंगे हम, बट अभी भी पढ़ लो तो क्या दिक्कत है, हमें पता चलना चाहिए आखिर बेस है क्या। हम पढ़ने जाते कभी भी, याद रखना, हम सीखने नहीं जाते। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि सीखने जाया करो कि आखिर ये निकला कहाँ से। अगर मेटल है तो इसकी क्या से प्रॉपर्टीज, इसको मैंने मेटल बोला और इसको नॉन मेटल बोला, बात समझ में आ गई, ओके, है ना। तो इस प्रकार से ये वृत्ताकार ऊर्जा स्तर होते हैं, इनको हम कक्ष या कोश बोलते हैं। नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आसपास इन वृत्ताकार स्तरों पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप बोलोगे सर आप एक लाइन में क्यों नहीं समझा देते कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ,
लेकिन वो एक लाइन आप जितनी जल्दी याद कर लोगे ना, उससे उतनी जल्दी आप भूल जाओगे। हम तो इसको वहाँ से निकाल के लाएंगे कि ये आखिर मेटल इसको क्यों बोला, इसे क्या क्या प्रॉपर्टीज दर्शा रहा है, किस आधार पर हम इसको मेटल बोल रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई बात। ओके तो वैलेंसी वाला जो हमने एक वीडियो आपको पढ़ा रखा है, उसमें ये भी बता था कि जो एटम होता है उसके आसपास जो वर्ताकार ऊर्जा स्तर है उसका हमने बोला कक्षीय कोश, और उसके सबसे बाहर वाला जो कोश होता है, ये इतना पड़ा, इसको मैं यहाँ बनाऊँ नाभिक 1 2 3 और भी हो सकते हैं 4, जितने भी, ये कक्ष या कोश कहलाते हैं। ठीक है, और इसको मैंने आपको दर्शाया था कि इसको हम या तो 1 2, इसको यहाँ से बोलते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 है, या फिर हम इसको दर्शाते हैं K L M और N, है नहीं। तो इसमें कितने कोश हो गए, 4, 4 नंबर वाला नाम क्या, N। ठीक, तो रेशो में आपको ये देखना है कि ये जो नाभिक के आसपास जो ऊर्जा स्तराकार जो स्तर होते हैं, इनको हमने कक्ष या कोश नाम दिया। तो इसके सबसे बाहरी कोश ये वाला, इसको हम बाह्यतम कोश बोलते हैं, बाह्यतम कोश, इंग्लिश से बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, और ये बाह्यतम कोश कहलाता है संयोजी कोश। क्या कहलाता है, संयोजी कोश। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी कोश के इलेक्ट्रॉन या तो निकलेंगे या फिर आएंगे या फिर साझा करेंगे। एक बात ध्यान रखना। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। यस, आप देखिए मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होगी, बहुत सारा बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया आपको मैंने, ऊर्जा स्तर क्या होता है ये बता दिया, संयोजी कोश क्या होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, एक लाइन निकलेगी, आप बोलोगे सर इतना क्यों घुमाया, वैसे भी तो घूम ही रहो, थोड़ा और घूम लो। ठीक, अब हमें देखना है कि इसका जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा और इनका भी करा, तो यहाँ पर धातु कौन है और अधातु कौन है। तो आपको इतना याद रखना है कि जिनके संयोजी कोश में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, कहाँ पर, तो सबसे आखिरी वाले कोश में। सबसे आखिरी वाला कोश मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है इनमें, 1 आ रहा, फिर 2 आ रहा, फिर 3 आ रहा, तो ये मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 3, इसमें मैक्सिमम 3, इसमें मैक्सिमम 3। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में या सबसे बाह्यतम कोश में जिन तत्वों के कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3, तो उसे हम बोलते हैं मेटल। बात सुनिए, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब मेटल कहलाते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर है हमारे पास में अपवाद हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, ये अपवाद है, ये हमेशा परेशान करता है, एक जगह निश्चित रहता ही नहीं, कभी धातु के साथ आ जाता है, कभी नॉन मेटल के साथ चला जाता है। धातु के साथ क्यों आएगा ये भी देखेंगे, नॉन मेटल में क्यों जाता है आने वाली क्लास में वो भी देखेंगे। लेकिन ये अपवाद है, ये धातु नहीं है, हाइड्रोजन धातु नहीं है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 2 3 बोला तो फिर ये हाइड्रोजन क्यों नहीं, तो ये हमने बोला ना अपवाद है, अपवाद करके हम छोड़ देते हैं साइंस में, और देखेंगे ऐसा क्यों करता है। ओके, उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो एक बात समझ आ गई कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, मेटल या धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु। ठीक, अब देखिए जिनके आउटर मोस्ट सेल में है ना, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 3 के बाद क्या नंबर आएगा, 3 के बाद आएगा 4 5 6 एंड 7। जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाती अधातु है। कैसे देखना, यहाँ पर मैंने देखा इस फास्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है और कार्बन में 4 है ना। आउटर मोस्ट मैक्सिमम नंबर वालों के साथ जितने इलेक्ट्रॉन है वो आखिरी कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 4, इसमें 7, इसमें 6 और इसमें 5। तो ये सब क्या है, ये सब अधातु है।
बात समझ आ गई? जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो तत्व अधातु कहलाते हैं। ओके, यस। अब लेकिन यहां पर फिर एक अपवाद वाली बात है, अपवाद हाइड्रोजन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल एक ही होता है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये यहाँ पर भी अपवाद है। ये दोनों तरफ मेल नहीं खाता, पर जाके बैठ जाता हूँ वहाँ पर कि मैं अधातु। ठीक है, एक आध को कभी कभी क्या क्या बोलते हैं उसको, समझौता करना पड़ता है कि ठीक है यार भाई, वहाँ से नहीं जमी तो यहाँ बैठ जा, पर यहाँ भी नहीं जम रही है तो फिर क्या करें? तो फिर कोई ध्यान नहीं देता, हाँ ठीक है चलेगा, ऐसा होता ना। जब दोनों तरफ नहीं बन रही तो फिर कौन समझाएगा उसको? अच्छी बात है, यहाँ भी अपवाद है और यहाँ भी अपवाद है। कौन? हाइड्रोजन। तो एक बात समझ आ गई? ये बात समझ में आ गई आपको कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? धातु। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाती अधातु। मतलब ऐसे तत्व सभी क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। ठीक, ये याद रखना। दूसरी बात कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं डिस्टेंस, तो ये इनको निकालने की प्रवृत्ति इनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इनमें निकालने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। तो कैसे? जैसे ये सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता इसमें अधिकतम होती है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं या फिर साझा करते हैं, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक, और जब इलेक्ट्रॉनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है तो ये समस्त तत्व अक्रिय गैसों के समान हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। अक्रिय गैसेस क्या है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वैलेंसी वाला जरूर ये चैप्टर मेरा वीडियो देख लें। ओके, तो धातुएं क्या करती है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में हमेशा निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उस पर 1 चार्ज होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर 2 चार्ज होगा, और यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ पर होगा 3 चार्ज। ठीक है, 1, 2, 3। तो एक बात ध्यान रखना कि जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन निकालकर धनायन का निर्माण करती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यह एक बात ध्यान रखना, इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण करेंगे? ऋणायन का निर्माण करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्बन भी क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेगा तो ऋण हो गए, साझा भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन की बात करें, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो 7 होने पर 7 दे नहीं सकता, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? गेन कर लेगा, +1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर चार्ज -1 होता है। सल्फर क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है इसको? 6 तो है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो ये -2 दर्शाएगा। और हमारे पास फास्फोरस के पास कितने हैं? 5 है, इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये -3 दर्शाता है। तो इस प्रकार से ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करते हैं अधातु कहलाते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। ओके, तो आप वैलेंसी वाला चैप्टर वाला जो वीडियो मैंने बनाया वो ज़रूर देखें आप, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। तो मोटे तौर पर हम 2 लाइनों में भी इसको ख़त्म कर सकते थे कि मेटल और नॉन मेटल मीन्स अधातु हम किसको बोलते हैं। तो इसका सार क्या निकला कि ऐसा तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो धातु कहलाती है, ये धातु कहलाते हैं। और ऐसा तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं धातु कहलाते हैं, और ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करती है या करते हैं वो अधातु कहलाते हैं। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर धातु और अधातु में हम कैसे पहचान कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पहले जो डिफरेंस समझेंगे वो है स्टेट मीन्स अवस्था। तो जितनी भी धातु होती है वो सामान्यतः
ठोस अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, ये सामान्यतः कौन सी अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है ठोस अवस्था में। ठीक है, कमरे के तापमान पर, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक मरकरी होती या पारा धातु जो होता है, लेकिन पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। नॉन मेटल डियर स्टूडेंट्स तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये ठोस भी होते हैं, सॉलिड भी होती है ना। उसके बाद में यदि हम बात करें द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी ये गैसेस या अधातु पाई जाती है। देखिए कैसे, ठोस में कौन होगा? तो ठोस में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है आयोडीन जो होती है, या जो आयोडीन होता है हमारे पास में, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव की बात करेंगे तो हमारे पास में ब्रोमीन जो होगा, है ना, अधातु, वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। और गैस की बात करें तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा हमारे पास लस्टर मीन्स चमक। तो देखा होगा स्टूडेंट्स, धातु जितनी भी होती है वो अधिकांश आपको चमकदार दिखेगी, है ना। मतलब इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में हम क्या लिख सकते हैं? इनमें धात्विक चमक होती है या पाई जाती है, आप ऐसा लिख सकते हो। धात्विक चमक पाई जाती है। ओके, नॉन मेटल की बात करें तो इसमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती, लेकिन हमारे पास एक अपवाद स्वरूप इसमें हम लिखेंगे। यहाँ पर हम इतना भी लिख सकते हैं, नहीं पाई जाती, है ना। धात्विक चमक इनमें नहीं पाई जाती। लेकिन अपवाद की यदि हम बात करें, अपवाद है हमारे पास में आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के पास चमक होती है, इसलिए अधातु में वैसे तो जनरली धात्विक चमक नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें अधातु जो हमारे पास में है वो आयोडीन है, और आयोडीन में चमक होती है। आपको इतना याद रखना है। उसके बाद है मैलिएबिलिटी, आघातवर्धनीयता। स्टूडेंट्स, आघातवर्धनीयता होती क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो धातु होती है इन्हें हम ठोक कर, पीट कर, कूट कर एक पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनमें लचीलापन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो गुण होता है वो कहलाता आघातवर्धनीयता। कहने का मतलब धातुओं को पीट कर, ठोक कर, कूट कर, या फिर किसी भी विधि के माध्यम से हम उन्हें एक चद्दर के रूप में, है ना, एक पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और ये जो गुण कहलाता धातु का वो कहलाता आघातवर्धनीयता। तो इसमें अत्यधिक मतलब अधिक, या हम यूँ लिखें अत्यधिक आघातवर्ध, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा ये गुण पाया जाता है। आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो कि इसमें आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, नॉन मेटल में अधातु की यदि हम बात करें तो इनमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तो आप इतना याद रखें, ठीक है, नहीं पाया जाता। क्योंकि यदि हम इसको कूटते हैं, पीटते हैं, या किसी माध्यम से इनमें आघात पहुंचाते हैं तो ये बिखर जाती, टूट जाती। हम इसको आघातवर्धनीय ये गुण इसमें नहीं होता, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अधातु में आघातवर्धनीयता गुण नहीं पाया जाता, आपको ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स डक्टिलिटी मीन्स तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता मतलब जिन्हें खींचकर हम तार में उसे परिवर्तित कर सके। तो धातुओं को हम खींचकर तार में बदल सकते हैं, तो ये गुण कहलाता है तन्यता। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना कि डक्टिलिटी धातु में इतनी ज़्यादा होती है। हम यदि गोल्ड धातु की बात करें, सोने की बात करें, तो 1 ग्राम सोना यदि हम लें और उसका यदि हम तार खींचे, तार में उसे बदलें, तो कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तार हम 1 ग्राम गोल्ड से खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी होती है ये इनका गुण कहलाता है तन्यता। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यूँ लिख सकते हैं, इनमें तन्यता
का गुण पाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तन्यता क्या होती है? तन्यता वह गुण होता है जिसे खींचकर हम उसे तार में परिवर्तित कर सके। धातु में यह गुण होता है। और यदि गोल्ड धातु की बात करें तो गोल्ड धातु को यदि हम 1 ग्राम गोल्ड लेकर उसको हम तार में परिवर्तन करना चाहें तो वो कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकता है। ठीक है, उसके बाद आज नॉन मेटल की बात करें तो इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, बात समझ आ रही है? वेरी गुड। कंडक्टिविटी की बात करें स्टूडेंट्स, यदि कंडक्टिविटी मीन्स चालकता, तो जितनी भी धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। सुचालक से मतलब यदि हम किसी मेटल को हीट करें या गर्म करें तो आप देखोगे धीरे धीरे वो पूरी मेटल गर्म हो जाती है। या फिर हम इसके माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें धारा भी प्रवाह हो जाती है, धारा का प्रवाह भी हो जाता है। तो धातुएं ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक से तात्पर्य यह होता है कि इसमें धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन ये स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि नॉन मेटल में धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये कुचालक होती है, बेड कंडक्टर, कुचालक। लेकिन अपवाद स्वरूप यहां पर हम देखेंगे, अपवाद में आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट डियर स्टूडेंट्स विद्युत का सुचालक होता है, राइट। अब देखिए आप ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा? तो यदि हम सेल में वो ब्लैक कलर की राड होती है उसमें ग्रेफाइट होता है, हमारी पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। यदि आप कोई विद्युत कनेक्शन कर रहे हो और वहाँ पर यदि आप ग्रेफाइट को बीच में कनेक्ट कर दो और धारा प्रवाहित करें तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारा आसानी से पहुँच जाएगी। तो वैसे सामान्य तौर पर अधातुएं ऊष्मा की विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। लेकिन अपवाद इसमें कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें विद्युत का संचालन होता है, इसलिए हमें ये याद रखना है। कठोरता की बात करें, हार्डनेस की, तो सामान्य धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़कर सभी धातुएं, है ना, सभी धातुएं कठोर होती है। ठीक है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं अपवाद स्वरूप है सोडियम पोटेशियम। बाकी सभी धातुओं में कठोरता गुण मैक्सिमम अधिक पाया जाता है, अधिक कठोर होती धातुएं। लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या हो जाएगा? नॉन मेटल की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम धातुएं मुलायम होती है, अधिक कठोर नहीं होती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, हम यहाँ लिख देंगे ये मुलायम होती है, लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है। जो हीरा होता है वो अत्यधिक कठोर होता है स्टूडेंट्स, इसलिए हम अधातु में हीरे को क्या लिख सकते हैं? अपवाद स्वरूप लिख सकते हैं। ठीक है, हीरा क्या होता है? अपवाद स्वरूप होता है और ये अधिक कठोर होता है। लेकिन हम बाकी अधातु की बात करेंगे तो क्या होगा? सभी मुलायम होगी। इज डेट क्लियर? अब हम देखते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल में अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे रासायनिक नाम आता है ना तो बच्चों को डर लगता है। एनीवे डरने की बात नहीं है, हम आसान तरीके से आपको समझा देंगे आज कि धातु और अधातु में हम रासायनिक गुणों के आधार पर हम अंतर कैसे याद कर सकते हैं। तो आइए आप सिर्फ ध्यान से देख के सुनिए, पेन कॉपी लो, अपनी कॉपी में भी लिखते रहें। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जब हम अंतर करना चाहते हैं धातु और अधातु में, तो सबसे पहला अंतर हम लिखते हैं कि हमें किसके साथ रिएक्शन करनी है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो जितनी भी धातु होती है स्टूडेंट्स, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? क्षारीय धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट लिखना है कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक, इज डिट कंप्लीट। नॉन मेटल में हम बात करेंगे, ये अम्लीय और उदासीन ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अम्लीय तथा उदासीन
ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला पॉइंट। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाएगी और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। दोनों प्रकार की बना सकती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स, सामान्यतः है ना, सामान्यतः जो धातुएं होती है, धातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती है, नहीं करती। ठीक है, इतना भी आप लिखो चलेगा। लेकिन अधातु की बात करें, हम नॉन मेटल की बात करें, तो आपको यह लिखना है कि नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास रिएक्शन विथ वाटर मीन्स जल के साथ क्रिया। तो स्टूडेंट्स, जितनी धातुएं हमारे पास में ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हम यहाँ लिख दें H2 गैस उत्पन्न करती है। ठीक है, जल के साथ क्रिया करके धातुएं कौन सी गैस का निर्माण करेगी या कौन सी गैस निकालेगी? तो यहाँ पर लिखेंगे हम हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब अधातुएं स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि अधातुएं पानी के साथ या जल के साथ क्रिया नहीं करती है, क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट हमारे पास में अंतर है क्लोरीन के साथ क्रिया, है ना, रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ जब धातुएं की हम क्रिया कराएंगे तो ये धातुएं आयनिक क्लोराइड का निर्माण करती है। कौन सा क्लोराइड? आयनिक क्लोराइड बनाती है। ठीक है, बनाती है। आयनिक क्लोराइड कौन बनाएंगे? धातुएं। किसके साथ क्रिया करके? क्लोरीन के साथ में। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो यहाँ आपको लिखना है कि अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। क्या करोगे आप? सहसंयोजी क्लोराइड बनाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें हम रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड मीन्स तनु अम्ल के साथ क्रिया। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि जितनी भी धातु है वो तनु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ओके, और यहाँ पर आपको लिख देना है कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं करती। ठीक है, तो अधातुएं तनु अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करेगी। मैं ट्रिक यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोशिश करना आपको याद हो जाए। वो है HCl अम्ल में पानी मिला दे। HCl अम्ल में पानी मिला दे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पांचों आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि A से हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, Cl से क्लोरीन, अम्ल से डाइल्यूट अम्ल और ये पानी से जल। तो ये पांच ही रिएक्शन आपके हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद करना है, कोशिश करना याद करना है। सिर्फ आपको 5 पॉइंट याद। वो कहते ना कि ज़िंदगी की रफ्तार कुछ इस तरह से बनाओ कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा लेकिन कोई दोस्त पीछे न रह जाए। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सिंपल है कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। या फिर आप यूँ दर्शा सकते हैं कि जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है।
अब ये सक्रियता श्रेणी आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, और विस्थापन अभिक्रिया इसी पर डिपेंड करती है कि अधिक एक्टिव धातु कम एक्टिव धातु को उसके यौगिक में से हटा देती है ना। जैसे जिंक और कॉपर में हम कंपैरिजन करें तो जिंक आयरन को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगी, है ना। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद में देखना है कि ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितनी भी धातुएं ये हाइड्रोजन को अम्ल में से विस्थापित कर देती है ना। उसके बाद में इस श्रेणी में से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा वो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं के नाम लिखिए। तो स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से हम नीचे की ओर जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता घटती है, कम होती है। तो जब हम बॉटम पे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाएगा, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे कम क्रियाशील जो धातु होगी वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने उनकी संभावना ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ से लिख देना है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और नीचे जाएंगे तो प्लेटिनम भी आ जाएगा। ओके, आपसे वो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुओं के नाम लिखिए, तो आपको टॉप पे जाना और टॉप से नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि सोडियम धातु अधिक क्रियाशील होने के कारण ये वायुमंडल में उपस्थित वायु से क्रिया करके विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण कर देती है, और इन ऑक्साइड के निर्माण से बचने के लिए हम इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ज़्यादा है। ओके, तो ये क्रम होगा हमारा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो ये घटता क्रम होगा, है ना। ऊपर वाली धातु ज़्यादा क्रियाशील होगी, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे क्रियाशीलता कम होती जाएगी, और जितने नीचे चले जाएंगे उतनी उनकी क्रियाशीलता कम होगी, ठीक। अब क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको याद कैसे करें? तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। एक दो बार इसको देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है देखिए। अब देखना, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? काशीनाथ का मांझी आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है जी आगे आओ। 2-3 बार बोलोगे कि ये काशी से के, नाथ से एन, का से सी ए, माझी से एम जी, आलू से एल, जरा से जी एन, फीके से एफ ई, पकाता से पी बी, है से एच, क्यू से सी यू, है जी से एस जी, आगे से ए जी, आओ से ए यू। ओके, काशीनाथ का मांझी आलू जरा फीके पकाता है, क्यों है जी आगे आओ। तो ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ये आपको याद है, मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर दिलाएं। तो ये हमारी सक्रियता श्रेणी हुई दी स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, इसी प्रकार से यदि आप ये सुविधा चाहते हो तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मैं बनाऊंगा और आपको उपलब्ध कराऊंगा। ओके, जय। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बात याद रखना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना जरूरी है। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आसानी से बना सकते हो। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम तत्व है, और इनके हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसमें सेल कितने हैं। सेल से तात्पर्य होता है ये कोई हमारे पास कोई नाभिक, और नाभिक के चारों ओर कोई भी एटम होता है, कोई एलिमेंट हो, उसके चारों ओर जो वृत्ताकार ऊर्जा स्तर होते हैं उनको हम कक्ष या कोश बोलते हैं, और अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वैलेंसी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप उसे देख लें। तो हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉनों का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हमें प्राप्त होता है 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है। अब ये देखना है कि इसमें टोटल कितने कोष हैं, से 1 और 2, ठीक। अब ये देखना है कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पहले कोष के लिए बात करते हैं 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और दूसरे कोष में मीन्स दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है?
तो ये वाला दूसरा सेल होगा टोटल 2s और 2p। तो इसके हम अगर टोटल देखें इलेक्ट्रॉनों के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में उस सेल में दर्शाना है। तो आइए देखते हैं। तो पहले सेल की बात करें हम, तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ठीक है, तो हमें क्या ऐसे 2 बिंदियाँ या ऐसे 2 बिंदु बना देना है। ठीक है, रंगोली वगैरह बनाते होंगे आप, याद होगा, और नहीं बनाते तो सीख जाओगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें क्या करना है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये 6 कहाँ से आए, 2s2 2p4, ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें बिंदु के रूप में इस दूसरे वाले सेल में दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, 1 2। ठीक है, उसके बाद में ये 3 4 5 और ये 6। ओके, तो इस प्रकार से ये आपकी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी, ऑक्सीजन एटम की, ऑक्सीजन परमाणु की। है ना, आसान आसान है। अब आप समझ गए होंगे। आप सोडियम की भी निकाल लोगे, मैग्नीशियम की निकाल लोगे। अब सोडियम एटम की बात करें तो देखो, पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बस हमें बिंदु के द्वारा दर्शाना है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 1 2। ठीक है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8। ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु के द्वारा इसमें दर्शा दिया है। ठीक, अब थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से ये सोडियम परमाणु की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारी कंप्लीट हो गई है। ओके, मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो दिख रहा है, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। राइट, ये कैसे निकालते हैं ये हम जानते हैं, है ना। हमने इसका ग्राफ बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें तो आप देखिए हम कितने सेल हैं, 3 सेल हैं यहाँ पर भी। पहले सेल में कितने, 2, दूसरे सेल में 8 और थर्ड सेल में 2। तो यहाँ दिखाया हमने 2 8 2। ठीक है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वही बात हो जाएगी 1 2। सेकेंड में 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हाँ आपको याद रखना है कि इस सेल में से यहाँ नहीं जाना है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में 8 आएंगे, थर्ड में भी 8 आएंगे। ओके, देखिए थर्ड में 2 1 और 2। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमारे सामने बनकर तैयार है। तो कोई सा भी एलिमेंट हो, यदि आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, हमें ये पता चल जाए किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम मेटल किसे बोलते हैं, नॉन मेटल किसे बोलते हैं, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और इनमें अंतर भी स्पष्ट कर चुके हैं। यदि आपने उसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो में बनाऊंगा और आपको उपलब्ध कराऊंगा ताकि आपके पास समय पर पहुंच जाए, आप उसका अध्ययन कर सको। ठीक है, तो देखते हैं मेटल और नॉन मेटल आपस में क्रिया करके किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें आयनिक या विद्युत संयोजी बंध, ये क्या होता है, ये किसके मध्य बनता है ना, और ये बंध बनने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, जिन कंपाउंड्स के बीच में, जिन यौगिकों के मध्य में ये बंध पाया जाता है वो यौगिक कहलाते क्या है, ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये सोडियम धातु और क्लोरीन अधातु है ना। अब हम चाहते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की,
और मेटल या धातु इलेक्ट्रॉन देकर कौन सा आयन बनाता है? धन आयन बनाता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अधातु परमाणु की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर ऋण आयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर सोडियम परमाणु क्या कर रहा है कि क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। तो यहाँ पर देखें हम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 281 है और आधातु का 287 है। तो जैसे सोडियम परमाणु क्लोरीन परमाणु के इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है क्लोरीन के पास, तो ये सेल ख़त्म हो जाता है। तो आप सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? केवल बचे 2 और 8, 2 पहले कोष में और 8 दूसरे कोष में। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अष्टक आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना मतलब इलेक्ट्रॉनों का अष्टक कहलाता है। और हर कोई एलिमेंट चाहता है, हर कोई परमाणु चाहता है या हर कोई तत्व जो चाहता है वो क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान हो जाए? आदर्श गैसों के समान। ठीक है, तो इसी रूल्स का फॉलो करते हुए, इन्हीं राह पर चलते हुए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन परमाणु को देता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लेता है? 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है, तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इनके देने और इसके लेने से सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये धन आयन हो जाता है और ये ऋण आयन बन जाता है। देने वाला धनी, लेने वाला ऋणी, ये तो हम जानते ही है। ठीक है, तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि ये जो बंध बनता है, आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध, ये धातु और अधातु परमाणु के बीच पाया जाता है। धातु कौन है? सोडियम, और अधातु कौन है? क्लोरीन। ठीक, इसमें धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए धन आयन, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पर ऋण आयन उत्पन्न हो जाता है। तो रिलेशन जैसे इस पर धन चार्ज, इस पर ऋण चार्ज जैसे उत्पन्न हो जाता है तो इनके मध्य में एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिस बल को हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, और जिसके कारण आपस में अट्रैक्ट होकर जुड़ जाते हैं। ठीक है, और किसका निर्माण कर देते हैं यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड का। ठीक, तो समझ में आ गई बात कि यह आयनिक बंध होता है क्या, विद्युत संयोजी बंध होता है क्या, किसके मध्य बनता है? तो आपको याद रखना है कि आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध धातु और अधातु परमाणु के मध्य में बनता है। कैसे बनता है? तो धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। राइट, देने वाले पर धन चार्ज और लेने वाले पर ऋण चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे एक सोडियम क्लोराइड का बनना। एकमात्र एग्जाम्पल हम इसकी बात नहीं कर रहे है ना, और भी हमारे पास में, यदि हम आगे और पढ़ेंगे, अभी विद्युत संयोजी यौगिक की बात करेंगे तो उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब ऐसा क्यों करते हैं? ये बात मैं पहले भी वैलेंसी वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि हर एक एलिमेंट या कोई भी जो परमाणु होता है वो चाहता है कि अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, डुप्लेट प्राप्त हो जाए या फिर ऑक्टेट प्राप्त हो जाए। जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है वो चाहते हैं कि उनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए आउटर मोस्ट सेल में, और जिनके पास एक से ज़्यादा सेल होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहते हैं ताकि वो स्थायी अवस्था प्राप्त कर ले। और जैसे ही स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो वो आदर्श गैस के समान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनमें इनकी टेंडेंसी होती है हर एक एलिमेंट की। ठीक, इसीलिए ये आपस में क्रिया करते हैं और उस रासायनिक प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देते, इलेक्ट्रॉन लेते या फिर साझा करते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। अब बच्चों की डिमांड थी कि सर आप एक्सप्लेन तो कर देते हो अच्छे से, लेकिन उसे यदि हमें नोट्स के रूप में मिल जाए तो हमने सोचा ठीक है, आपके लिए ये प्रयास भी करेंगे हम, तो हम आपको नोट्स भी उपलब्ध अब कराएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आयनिक बंध होता क्या है। अब ये स्टूडेंट्स बात करें हम आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक की, तो सिंपल है, जिनके मध्य में, इसकी डेफिनेशन क्या हो? ऐसे यौगिक जिनके मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध पाया जाता है। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे या आयनिक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, या फिर यहाँ हो क्या रहा है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब धातु परमाणु से अधातु परमाणु की तरफ कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब ये बंध कब बना? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। ठीक है, और ये बंध बनने से जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक।
तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल लिख दोगे, धातु एवं अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का निर्माण भी इसी प्रकार होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर लिथियम क्लोराइड। ये सारे एग्जाम्पल आयनिक यौगिकों के हैं, विद्युत संयोजी यौगिकों के हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम इन यौगिकों के गुणधर्म के बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी है इनके गुणधर्म उसका अध्ययन करें। ओके बाय। जो कि आप देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज है इसके स्टूडेंट्स, भौतिक प्रकृति है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः आयनिक यौगिक क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्या होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों का जो निर्माण होता है ये दो विपरीत आयनों के आपस में मिलने से ये बनते हैं। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अधिक मजबूत होता है, जिसके कारण ये पास पास स्थित हो जाते हैं। इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो आपस में बहुत अधिक नज़दीक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये इनकी अवस्था कैसे हो जाती है, क्रिस्टली ठोस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारे पास में विद्युत चालकता। तो आपको इतना याद रखना है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में, इन कंपाउंड्स में धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। तो यदि हम इसका घुलित अवस्था ले लें या इनको जलीय विलयन बना लें, उसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इनमें जो आयन उत्पन्न होते हैं विपरीत इलेक्ट्रोड के मध्य गमन करने लगते हैं। इसलिए आपको क्या याद रखना है कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है घुलनशीलता। तो स्टूडेंट्स, आयनिक यौगिक जल में घुल जाते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलते हैं। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, गलनांक एवं क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों के अधिक होते हैं। क्यों, इसका कारण भी वही है कि इनके मध्य जो बंध होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है और उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आयनिक कंपाउंड्स, उनके गुणधर्म की बात कर लिया हमने। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में हम अगला टॉपिक